22 वर्षीय प्रीतम ने अपनी मां सरला जी को थोड़ा ऊंचे लहजे में कहा कि अम्मा, मैंने शहर में एक नौकरी ढूंढ ली है। कंपनी वाले रहने के लिए एक फ्लैट भी दे रही हैं। तभी पास में खड़े बाबूजी बीड़ी सुलगाते हुए बोले, अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? गांव में हमारी इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, घर में 2-2 ट्रैक्टर खड़े हैं, इनको कौन संभालेगा? घर का तू ही तो एक इकलौता वारिस है। हमसे दूर शहर चला जाएगा तो फिर हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? पिता की बात सुन प्रीतम थोड़ा जोर से बोला, देखो बाबूजी, तुमने तो गांव में ही जिंदगी बिता ली, कम से कम मुझे तो शहर की जिंदगी बिताने दो। कहकर उसने एक बैग में अपने कुछ जरूरत के कपड़े रखे। कंपनी में खूबसूरत 20 वर्ष की लड़की प्रिया के पास बैठा प्रीतम कॉफी पीते हुए कहने लगा कि कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए एक फ्लैट मिला है। मैं चाहता हूँ मुझे शहर में ही कोई लड़की मिल जाए जो मेरी जीवन साथी बन जाए। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है प्रिया? प्रिया ने कॉफ़ी पीते हुए एक गहरी सांस ली और फिर बोली, मुझे कंपनी में काम करते हुए अभी 6 महीने हो चुके हैं। घर में हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। अब मम्मी पापा मेरे लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। प्रिया की बात सुन प्रीतम खुशी से बोला कि मैं अभी कुंवारा हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। इतना कहकर वो चुप हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला कि मैं अनाथ हूँ, आश्रम में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और फिर यहाँ नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। प्रीतम ने गांव के बारे में अपने अम्मा बाबूजी का कोई जिक्र ना किया। वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था, रोज गांव आने जाने के झंझट से छुटकारा पाना चाहता था। प्रीतम और प्रिया का मिलना जुलना बढ़ता ही चला गया। प्रीतम महीने की सैलरी दिन प्रतिदिन प्रिया पर खर्च करता, कभी उसे गिफ्ट देता तो कभी उसके परिवार के लिए गिफ्ट ले आता। प्रिया के परिवार वालों ने प्रीतम को पसंद कर लिया और उन दोनों की कोर्ट मैरिज शादी हो गई। प्रीतम अब प्रिया को अपनी कंपनी के फ्लैट में ले आया। दिन हंसी खुशी बीतने लगे। प्रीतम का नया मोबाइल और नई सिम के कारण गांव में बैठी अम्मा जी जब भी कॉल करती तो प्रीतम का कॉल ना लगता। एक दिन अम्मा ने रोते हुए प्रीतम के बाबूजी से कहा, सुनो जी, मेरा जी घबरा रहा है। प्रीतम को घर से गए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, उसका कॉल भी नहीं लगता। कहीं वो कोई मुसीबत में ना हो। चलो हम उसे ढूंढने मुंबई चलते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें वो मिल ही जाएगा। तो बाबूजी बीड़ी सुलगाते हुए बोले, अरे पगली, इतने बड़े मुंबई शहर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ, 1 नंबर का नालायक है वो। नहीं जी, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? आखिर है तो हमारा बेटा ही ना वो। अम्मा जी के बार बार मनाने पर बाबूजी कहने लगे कि ठीक है, कल ही हम मुंबई चलते हैं। उधर प्रीतम ने गली के बाहर से प्रिया को आवाज़ लगाई, प्रिया कहाँ हो तुम? तो कंधे पर 2 वर्ष के बेटे मोनू को उठाई प्रिया बालकनी से नीचे झांकने लगी। तभी प्रीतम ने कहा कि फ्लैट का ताला लगाकर तुरंत नीचे आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो प्रिया फ्लैट को ताला लगाकर मोनू को साथ लिए नीचे गली में आ पहुंची। तो प्रीतम प्रिया को लेकर अपने नए फ्लैट पर पहुंच गया और बताने लगा कि हम दोनों ने नौकरी करके 3 सालों में खा पीकर जो 8 लाख रुपए बचत किए थे, मैंने आज उन्हीं रुपयों से एक नया फ्लैट किस्तों में ले लिया है। कंपनी की तरफ से जो फ्लैट मिला है हम उसी में रहेंगे और इस फ्लैट में किराएदार रखेंगे। इस फ्लैट का जो किराया आएगा उसी से फ्लैट की किस्त भी देते रहेंगे। कुछ सालों में ये फ्लैट फिर अपना हो जाएगा। तुम कल से ही यहाँ किराएदार रख लो। मैं तो कल कंपनी में चला जाऊंगा तो मुझे समय नहीं मिलेगा। प्रीतम अपनी पत्नी प्रिया को फ्लैट दिखाकर वापस अपने घर ले आया। अगले दिन प्रीतम के कंपनी जाने के बाद प्रिया किराएदार की खोज में गली के बाहर खड़ी चौराहे पर नजरें बिछाए आते जाते लोगों को देख रही थी। तभी प्रिया की सहेली सोनम अचानक वहां आई और गले मिलते हुए बोली, प्रिया तू कैसी है और यहाँ क्यों खड़ी है? तो प्रिया बताने लगी कि मैं ठीक हूँ, अब हमने नया फ्लैट ले लिया है, उसमें किराएदार रखना चाहते हैं ताकि 2 पैसे और कमा सकें। तो सोनम बोली कि मैं अपने पति के साथ दिल्ली से मुंबई लौट रही थी, आज सुबह ही मुंबई स्टेशन पर उतरी तो वहाँ 2 बुजुर्ग ऑटो वाले से पूछ रहे थे कि हमें यहाँ पर रहने के लिए कोई कमरा किराए पर मिल जाएगा क्या? मगर ऑटो वाला उनकी बातों पर हंसने लगा।
कि हमें सुबह से सवारी नहीं मिली, तुम्हारे लिए कमरे की व्यवस्था कैसे करूं? ना जान ना पहचान, कहीं तुम पाकिस्तान से तो नहीं आए हो? मुझे तो आतंकवादी लग रहे हो। तब मैं दौड़कर ऑटो वाले के पास पहुंची और उसे झाड़ते हुए बोली, कम से कम उम्र का तो लिहाज किया करो। उन बुजुर्ग लोगों को मैं अपने साथ घर ले आई। सुबह से उनके लिए मैं किराए का कमरा ही ढूंढ रही हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम्हारा फ्लैट खाली है। प्रिया ने अपने पर्स में से नए फ्लैट की चाबी अपनी सहेली सोनम को दे दी और कहा कि तुम अभी उन किराएदारों को हमारे नए फ्लैट में शिफ्ट कर दो। प्रिया घर जाकर आराम से बिस्तर पर लेट गई। फिर सोचने लगी कि प्रीतम को कॉल करके सूचना दे देती हूँ कि किराएदार मिल गए हैं। फिर सोचने लगी कि जब वो जॉब करती थी तो वहाँ का बॉस कॉल करने पर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था। ये तो अच्छा किया प्रीतम ने, जब मेरी कोख में मोनू था तभी नौकरी से मेरा इस्तीफा मांग लिया। तब से घर ही संभाल रही हूँ, इसलिए अभी प्रीतम बिजी होगा, घर आएगा तभी बता दूंगी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने देखा कि दोपहर हो चुकी है। अब मैं नए किराएदारों से मिलकर आती हूँ। नया फ्लैट ज़्यादा दूर नहीं था, बस वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही था। प्रिया अपने नए फ्लैट पर गई तो वहाँ जाकर देखा कि एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। वहीं बीड़ी पीते हुए एक बुजुर्ग बालकनी के पास बैठे हुए थे। तो प्रिया कहने लगी कि शहरों में छोटे से छोटा कमरा 4000 का है, बिजली का बिल अलग से देना है, सब मिलाकर आप लोग मुझे 5000 हर महीने दे दीजिएगा और रुपए पहले देने होंगे। तो बुढ़िया ने कहा कि अभी तो हमारे पास केवल 400 रुपये हैं, लेकिन कल शाम तक आपके पैसों का इंतजाम जरूर कर देंगे। ठीक है, मैं कल शाम को आऊँगी और किराए के रुपए लेकर जाऊँगी, लेकिन एक बात और है, रविवार के दिन हमारे घर के लोग आएंगे तो तब ये फ्लैट खाली कर देना। तो बुढ़िया कहने लगी कि फिर हम कहाँ रहेंगे? अरे मैं क्या जानूँ, मैं इस फ्लैट की मालकिन हूँ, जब चाहे तब फ्लैट खाली करवा सकती हूँ। वैसे बस एक रविवार की बात है, पास में पार्क है, वहीं दिन बिता लेना। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद बुढ़िया साफ सफाई करके अपने बूढ़े से बोली कि तुम ऐसा करो, गाँव चले जाओ और ट्रैक्टर बेचकर कुछ पैसे ले आओ। न जाने प्रीतम को ढूंढने में कितने दिन लगेंगे, फिर हमें इस फ्लैट का किराया भी तो देना है और पेट की आग बुझाने के लिए रोटी भी तो चाहिए होंगी। तो बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पास प्रीतम की फोटो तो है ना? इस फोटो को गली सड़क बाजारों में दिखाऊंगा तो शायद कोई ना कोई तो जरूर बता देगा। अभी मैं गांव जाकर ट्रैक्टर बेचकर आता हूँ। प्रिया कहाँ हो तुम? प्रीतम ने अपना बैग खूंटी पर टांगते हुए कहा। तो प्रिया बाथरूम से निकलकर आई और बताने लगी कि किराएदार आ चुके हैं, पैसे कल शाम तक देंगे। तो प्रीतम बोला, किराया तो पहले एडवांस लेना था, फिर घुसने देती फ्लैट में। 5000 से 1 रुपया भी कम ना लेना। ये मुंबई शहर है, किसी पर भी दया मत जताना, वरना किराएदार फ्लैट भी हड़प सकते हैं। इतना कहकर प्रीतम टीवी चलाकर मोनू को लोरियां सुनाने लगा। प्रिया किचन में जाकर सब्जी पकाने लगी। उधर बुजुर्ग बीड़ी फूंकता हुआ अपने गांव पहुंचा और जैसे तैसे करके जितने में ट्रैक्टर बिका उतने में बेच दिया। ये तो वो भी जानते थे कि अब खड़ी चोट मुंह मांगी रकम कौन देगा, इसलिए जितने में बिका उतने में बेच दिया और शाम होने से पहले ही अपनी बुढ़िया के पास लौट आया। आकर देखा तो प्रिया वहीं बैठी थी। बुजुर्ग ने प्रिया को 5000 रुपये दिए। रुपये लेकर प्रिया ने कहा, कल रविवार है, कल फ्लैट में मत दिखना, सोमवार को ही आना, फिर जब तक मन करे तब तक रहना। मेरे रिश्तेदार आएंगे, हवन होगा, अगर वो रात को रुक जाएंगे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी। तभी प्रिया के नए फ्लैट पर उसकी दोस्त सोनम आ पहुंची और बोली कि सॉरी यार प्रिया, कल मैं हवन में नहीं आ पाऊंगी, कल हम कहीं बाहर जा रहे हैं। घर की नौकरानी से कहा था कि हमारे फ्लैट की रखवाली करते रहना, बस हमने इतना ही कहा था कि तुम फ्लैट के अंदर रहना, हम बाहर से ताला लगा देंगे और ताले हम ले जाएंगे। तो नौकरानी भड़क गई और मना कर दिया। तो प्रिया बोली, तुम एक काम करो, हमारे किराएदारों को अपने फ्लैट में रख लो, उनका भी समय बीत जाएगा और हमारा हवन भी हो जाएगा। सोनम ने उन बुजुर्ग बूढ़े बूढ़ी से बात की तो वो मान गए। अगले दिन दोनों बुजुर्ग सोनम के फ्लैट पर पहुंच गए और सोनम और उसका पति उन दोनों को अंदर बंद करके अपने काम के लिए निकल गए। दोनों बुजुर्ग बैठे थे तो बूढ़े ने बीड़ी निकाली। तो बुढ़िया ने टोकते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है?
यहाँ कैमरे लगे हैं और बीड़ी पीने से यहाँ के महंगे सोफों में छेद भी हो सकता है। बुजुर्ग ने बुढ़िया की बात सुनकर बीड़ी बुझा दी और फिर कहने लगा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई। शहरों में जब मकान मालिक कहीं जाते हैं तो अपने फ्लैट की रखवाली के लिए अपने नौकरों को फ्लैट में बंद करके क्यों जाते हैं? शहरों में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। तो बुढ़िया बोली, तुम पगला गए हो। हम यहाँ प्रीतम की तलाश में आए हैं और तुम यहाँ राम कहानी लेकर बैठ गए हो। चलो सो जाओ, सुबह तक तो ताला खुल ही जाएगा। फ्लैट के बाहर गली में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। रात के 2 बजे बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो नींद नहीं आ रही। तो बुजुर्ग बोला कि नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, पता नहीं कब दिन निकलेगा। तो बुढ़िया बोली, देखो जी, प्रीतम तो बचपन से ही शहर जाने की जिद करता था। बड़ा होने पर उसने अपनी कसर पूरी कर ही ली। कहते कहते बुढ़िया की आंखें नम हो गई। तो बुजुर्ग बोला, तुम रोते क्यों हो? देखना अपना बेटा बहुत जल्दी मिल जाएगा। बातें करते करते दोनों कभी यादों में खो जाते तो कभी अतीत में। बुजुर्ग कहने लगा, शहर की जिंदगी और शहर के लोग मुझे कुछ अजीब लगे। शहर में रुपए पैसे वालों की दुनिया है, लेकिन इंसानियत अभी भी बाकी है। तो बुढ़िया कहने लगी, वो तो अच्छा हुआ कि स्टेशन पर हमें सोनम मैम मिल गई, वरना हम तो अब तक स्टेशन पर ही भटक रहे होते। और सुनो जी, सुबह होते ही मैं भी तुम्हारे साथ प्रीतम को ढूंढने चलूँगी। बातें करते करते दोनों गहरी नींद में सो गए। जब सुबह किसी ने हिलाया तो उन्होंने आंखें खोली। देखा तो सोनम अपने पति के साथ खड़ी थी। घड़ी में देखा तो सुबह के 9 बज चुके थे। वो घबरा कर उठे तो सोनम बोली, कोई बात नहीं आंटी जी, आप लोग आराम से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। चाय पीते हुए सोनम ने पूछा कि आंटी जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? तो बुढ़िया ने कहा कि 3 साल पहले मेरा बेटा मुंबई आया था। थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक चला, फ़ोन पर बातें करता था, पर धीरे धीरे फिर उसका कॉल आना बंद हो गया। हम इंतज़ार करते करते रह गए। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गई, लेकिन बेटा नहीं आया। तो हमने सोचा कि चलो हमें चलकर ढूंढते हैं, क्या पता कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बस इसलिए बेटे की खोज में हम मुंबई चले आए। तो सोनम ने कहा, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप लोगों को आपका बेटा जल्द ही मिल जाए। आप लोग नहाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं कुछ नाश्ता बना देती हूँ। आप लोग पेट भर के खाना खा लेना, फिर मेरे पति आपको प्रिया के फ्लैट में छोड़ आएंगे। तभी सोनम के पति सोमेश बोले, आप लोगों का बेटा खो गया है, आप मुसीबत में हो, तो इस हालत में आप किराए पर रहकर अपने पैसे क्यों फूंक रहे हो? हमारे यहाँ इसी फ्लैट में रह लो, हम भी आपके बेटे को खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो बुढ़िया बोली कि हम तो प्रिया को 5,000 रुपये किराए के दे चुके हैं, इसलिए 1 महीना तो हमें वहीं रहना होगा। वैसे भी ईश्वर ने चाहा तो क्या पता इसी महीने हमारा बेटा मिल जाए, तो हम अपने गांव लौट जाएंगे। तो सोमेश ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मगर प्रिया के फ्लैट में तो बिस्तर नहीं होगा। मैं आपको अपने गाड़ी में बिठाकर ले चलता हूँ और वहाँ बिस्तर का इंतजाम कर देता हूँ। और खाने पीने की चिंता ना करना, सुबह शाम मेरी पत्नी सोनम आपको खाना देकर आ जाएगी। नाश्ता करने के बाद सोमेश उन्हें गाड़ी में बिठाकर प्रिया के घर से चाबी ली और फिर उन्हें नए वाले फ्लैट पर ले गया। सोमेश ने ताला खोला और फ्लैट में बिखरी गंदगी को देखकर कहा, कल यहाँ हवन हुआ था, चारों तरफ कितनी गंदगी है। मैं अपना नौकर भेजकर यहाँ सफाई करवा देता हूँ। अभी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। और हाँ, अपने बेटे की फ़ोटो भी दे दो, शायद रास्ते में दिखाई पड़े तो तुम्हें सूचना दे दूंगा। बुढ़िया ने अपने बैग में से एक फ़ोटो निकालकर सोमेश को पकड़ाते हुए कहा कि ये मेरा बेटा है, कहीं दिखे तो ज़रूर बताइएगा। फ़ोटो देखते ही सोमेश को 3 साल पहले की शाम याद आ गई, जब वो अपनी पत्नी सोनम की सहेली प्रिया की कोर्ट मैरिज में गया था। उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा और फ़ोटो लेकर तुरंत गाड़ी से वापस अपने घर आया और सोनम को फ़ोटो दिखाते हुए बोला, देखो सोनम, ये तो प्रिया के घर वाला लग रहा है, क्या मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ? तो सोनम ने भी उस फोटो को देखा और कहा, शक्ल तो प्रीतम से ही मिल रही है, मगर प्रीतम तो अनाथ है, मुझे प्रिया ने बताया था। तुम गलत फ़ोटो तो नहीं ले आए हो? तो सोनम का पति बोला कि उन बुजुर्गों ने मुझे यही फ़ोटो पकड़ाई है और कहा है
कि इसका नाम प्रीतम है और 3 सालों से गांव लौटकर नहीं आया। तो सोनम ने तुरंत प्रिया को कॉल करके अपने फ्लैट पर आने को कहा। तो प्रिया बोली, ऐसी क्या खास बात है, फ़ोन पर ही बता दो। तो सोनम ने कहा, नहीं, फ़ोन पर नहीं बता सकती, तुम मेरे फ्लैट पर चली आओ। प्रिया ने मोनू को गोद में लिया और फ्लैट पर ताला मारकर सोनम के फ्लैट पर आ पहुंची और बोली, हाँ बोलो प्रिया, ऐसी क्या खास बात थी जो फ़ोन पर नहीं बता पाई। तो सोनम ने कहा, प्रिया तुम्हें एक बात बतानी है, पहले बैठो और अपना दिल थाम लो। तुम्हारे पति प्रीतम ने तुमसे एक बात छिपाई है, प्रीतम अनाथ नहीं है। सोनम ने सारी बात बता दी। तो प्रिया कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो सोनम बोली, तूने एक नालायक बेटे से शादी करके खुद को बर्बाद किया है। जिस माता पिता ने 20 साल तक अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया वो उनका ही ना हो सका तो वो भला तेरा क्या होगा। तो अभी अपने सास ससुर के पास जा, उनका आशीर्वाद ले और उनकी देखभाल कर। मगर प्रीतम को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उनके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ मुंबई शहर तक आ पहुँचे हैं और वो भी तुम्हारे ही घर पर किराएदार बनकर रह रहे हैं। प्रीतम से तो हम बाद में निपट लेंगे। प्रीतम ने जिस तरह अपने बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाया है तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रिया अपने बेटे मोनू को लेकर तुरंत अपने नए फ्लैट पर पहुंची तो दोनों बूढ़े बूढ़ी ताला लगाकर सीढ़ियों से उतर रहे थे। तो प्रिया ने उन्हें रोककर कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम जिस काम के लिए आए थे उसे पूरा करना है। तो प्रिया ने ताला खोलते हुए कहा कि आप लोग यहीं आराम करो, इतनी बड़ी मुंबई में कहाँ कहाँ भटकोगे, हम तलाश करेंगे, आप लोग आराम कीजिए। थोड़ी देर प्रिया उनके पास बैठी और फिर अपने कंपनी वाले फ्लैट पर आ गई। वहाँ आकर उसने मजदूरों को बुलाया और उनसे कहा कि ये डबल बेड हमारे नए फ्लैट पर पहुँचाना है। तो उन लोगों ने बेड और गद्दे कंबल नए वाले फ्लैट पर पहुँचा दिए। शाम हुई तो प्रीतम घर आया, देखा तो डबल बेड नहीं है। तो वो बोला, प्रिया अपना डबल बेड कहाँ गया। तो प्रिया बोली, उसमें दीमक लग गई थी इसलिए मैंने उसे कबाड़ी वाले को दे दिया। तो प्रीतम कुछ नहीं बोला और खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद प्रीतम ने कहा कि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कल मैं दफ्तर से आने के बाद मैच देखूंगा, कहकर वो सो गया। अगले दिन प्रीतम के जाते ही प्रिया ने वो टेलीविज़न अपने नए वाले फ्लैट में लगवा दिया। शाम को प्रीतम घर आया तो सामने दीवार पर टीवी नहीं था। प्रीतम के पूछने पर प्रिया ने कहा कि दीवार पर से अचानक कील ढीली हो गई और टीवी नीचे फर्श पर गिरकर टूट गया। कांच ही कांच फैल गया था। सारा दिन सफाई करती रही तो प्रीतम कुछ नहीं बोला और जाकर चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह प्रीतम की आंख खुली तो प्रिया किचन में खाना बना रही थी। तो प्रीतम ने आकर कहा कि आज सब्जी में क्या बना रही हो। तो प्रिया ने कहा कि बैंगन की सब्जी बना रही हूँ, मंडी में मुझे बैंगन ही मिले तो खरीद लाई। तो प्रीतम गुस्से से बोला कि तुम जानती हो ना कि मैं बैंगन नहीं खाता, फिर भी बैंगन बना डाले। तो प्रिया मुस्कुराते हुए बोली कि अब तो बन गई, आज तो यही सब्जी दफ्तर में भी ले जाना। प्रीतम के दफ्तर जाने के बाद प्रिया ने तुरंत मटर पनीर की सब्जी बनाई। रोटी में देसी घी लगाकर एक टिफिन में बांधकर रोज की तरह मोनू को गोद में लिए अपने नए फ्लैट की ओर चल पड़ी। फ्लैट में सामने की दीवार पर टीवी चल रहा था। डबल बेड पर दोनों बुजुर्ग बैठे थे। प्रिया ने मोनू को बेड पर बिठा दिया और उनके पैर छूने लगी। तो बुढ़िया बोली कि 3 दिनों से तुम हमारे पैर छू रही हो और हमारे लिए रोज सुबह शाम खाना भी ले आती हो, आखिर हमारे लिए तुम इतना क्यों कर रही हो, हम तो तुम्हारे किराएदार हैं। तो प्रिया बोली, जब से आप लोग हमारे घर आए हो मोनू के पापा की सरकारी जॉब लग गई है, अब तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब मैं आप लोगों से किराया भी नहीं लूँगी। और हाँ, आपका बेटा मिल गया है लेकिन वो अभी अमेरिका गया है, 1 महीने बाद लौटेगा। इतना सुनते ही दोनों बुजुर्ग खुश हो गए और बोले, क्या हमारा बेटा प्रीतम मिल गया, ये तो तूने बहुत अच्छी बात सुनाई बेटी। इतने में सोनम भी वहाँ आ गई। नमस्ते आंटी जी, आज ही मेरी प्रीतम से बात हुई थी, वो अमेरिका से 1 महीने बाद ही लौट रहा है। सोनम ने प्रिया को इशारे में आंख मारी तो प्रिया समझ गई कि अब आगे का क्या प्लान है। सोनम ने प्रिया को समझा दिया कि आज शाम तुम्हें प्रीतम के साथ क्या करना है। शाम होने पर प्रीतम अपने घर आया तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था।
तभी उसके पास प्रिया का फ़ोन आया। उसने बताया कि आज मैं अपने मायके आई हूँ, अर्जेंट आना पड़ा, सुबह तक वापस आ जाऊंगी। चाबी तुलसी के गमले के नीचे रखी है, ताला खोल लेना। अंदर गया, किचन में देखा तो वही सुबह वाली बैंगन की सब्जी रखी थी। आज प्रीतम को अपनी माँ की याद आ रही थी कि जब मैं छोटा था तो अपनी अम्मा पर चीखता था कि माँ, तुमने आज फिर बैंगन की सब्जी बना दी, मेरे लिए कोई दूसरी सब्जी बनाओ। मेरी जिद के आगे माँ मेरे लिए दूसरी सब्जी बनाने बैठ जाती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने प्रिया के साथ शादी करके ठीक किया है या गलत। कुछ दिनों से उसका मूड ठीक नहीं है, मगर बात तो अच्छे से करती है। अब तो बैंगन ही खाने पड़ेंगे। प्रीतम अकेला ही बड़बड़ाया जा रहा था। उधर प्रिया अपने नए फ्लैट में पहुंची और बुढ़िया से बोली कि आज मेरे पति दफ्तर से घर नहीं आएंगे, उनकी ज़रूरी मीटिंग है, तो मैं वहां अकेली फ्लैट में नहीं सो सकती हूँ। मुझे डर लगता है, इसलिए आज रात में मोनू को लेकर यहीं सो जाऊंगी। क्यों नहीं बेटी, हम तो किराएदार हैं और तुम इस घर की मालकिन हो। बुढ़िया ने मोनू को गोद में खिलाते हुए कहा। तभी प्रिया ने फिर से टोकते हुए कहा कि देखो, आप लोग खुद को किराएदार कहते हो तो मुझे बुरा लगता है। इस घर को आप अपना ही घर समझिए। बुढ़िया कुछ कहती उससे पहले ही प्रिया बोली कि चलो हम लोग बाहर घूमकर आते हैं, थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी। रात के 8 बजे प्रिया उन्हें बाहर घुमाने के लिए ले गई। तभी बुढ़िया बोली कि हम तो समझते थे कि शहर के लोग बहुत बुरे होते हैं, मगर तुम तो हमारी सेवा ऐसे कर रही हो जैसे हम तुम्हारे माँ बाप हैं। उनकी बातें सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गई। चाहकर भी बता नहीं पा रही थी कि आप लोग मेरे सास ससुर हैं और मोनू आपका पोता और मैं अभागिन आपकी बहू हूँ। मगर सोनम ने अभी कुछ भी बताने से मना किया था। सोनम के पति वकील हैं, वो लोगों को न्याय दिलाते हैं। इन बूढ़े लोगों को भी न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। क्या सोच रही हो बेटी? बुढ़िया ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। कुछ नहीं, चलो आज आपको चाउमीन और मोमोज खिलाती हूँ। शहरों के लोग इन चीज़ों को बड़े शौक से खाते हैं, प्रिया ने कहा। तो बुढ़िया बोली, अरे बेटी, इतनी रात को कहाँ चाउमीन मिलेगा? तो प्रिया ने कहा कि वो देखो, सड़क किनारे कितनी छोटी बड़ी दुकानों पर भीड़ लगी है। चाउमीन मोमोज खाने के बाद प्रिया उन्हें लेकर वापस फ्लैट पर लौट आई। तो बुढ़िया ने कहा कि एक बार मेरे बेटे प्रीतम से बात हो जाती तो दिल को सुकून मिल जाता बेटी। तो प्रिया बोली, अभी वो बिजी है, आप मुझ पर विश्वास रखिए, थोड़े दिन में आपके बेटे से मिलवा दूंगी। विश्वास तो है बेटी, मगर वगर छोड़िए, रात हो गई है, आराम कीजिए, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर प्रीतम रात को करवटें बदल बदल कर बेचैन हो रहा था, तो उसने प्रिया के मायके में कॉल करके पूछा। तो उन्होंने बताया कि प्रिया तो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर प्रीतम हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद प्रिया मुझे धोखा दे रही है। लगता है प्रिया की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अब मैं प्रिया के साथ एक दिन भी नहीं रहूँगा। शहर चला आया था कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताऊँगा, मगर ये नहीं पता था कि मुझे एक धोखेबाज पत्नी मिलेगी। क्या नहीं दिया मैंने उसको, गहने, कपड़े, फ्लैट, सब कुछ तो लुटा दिया। अब मैं इस औरत के साथ और नहीं रह सकता। कल ही तलाक की बात कर लूँगा और फिर वापस अपने गांव लौट जाऊंगा। मेरे बूढ़े माँ बाप न जाने किस हाल में होंगे। किसी ने सच ही कहा है कि जिस बच्चे ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, वो जिंदगी में कभी सुकून से नहीं रह सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगले दिन सुबह प्रीतम कोर्ट पहुंचकर तलाक के कागज बनवाकर घर ले आया। घर आया तो प्रिया किचन में ही खाना बना रही थी। तो प्रीतम ने तलाक के पेपर प्रिया को थमाते हुए कहा कि कल रात तुम कहाँ थी? तो प्रिया बोली कि मैं तो मायके गई थी। तो प्रीतम गुस्से से बोला कि झूठ मत बोलो प्रिया, मैंने तुम्हारे मायके में फ़ोन लगाया था, मगर तुम वहाँ नहीं थी। तुम जैसी घटिया पत्नी के साथ मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। तो प्रिया ने भी तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। प्रीतम कागजों को लेकर कोर्ट की तरफ चल दिया। प्रीतम के जाते ही प्रिया ने सारी बात अपनी सहेली सोनम को बताई। तो सोनम ने कहा कि मुझे लगता है कि अब प्रीतम के दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम जाग गया है। वो अपने माता पिता से मिलने गांव जरूर जाएगा। मैं प्रीतम को कोर्ट पहुंचने से पहले ही उसे रोकती हूँ। सोनम अपने पति सोमेश के साथ गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ चल पड़ी।
कोर्ट के बाहर ही प्रीतम खड़ा मिल गया तो प्रीतम ने बताया कि अब मैं अपनी पत्नी प्रिया के साथ नहीं रह सकता। उसने तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, बस 1-2 दिन में तलाक हो जाएगा। तो सोनम कहने लगी कि हाँ, प्रिया बहुत बुरी लड़की है, उसे तलाक जरूर देना चाहिए, मगर अभी नहीं। तुम हमारे साथ अपने नए फ्लैट पर चलो, फिर फैसला लेना कि प्रिया से तलाक लेना है या नहीं। प्रीतम कुछ समझा नहीं, पर सोनम के कहने पर अपने नए फ्लैट पर पहुंच गया। घर के अंदर पहुंचा तो देखा कि वही डबल बेड, वही टेलीविज़न हॉल में लगे हुए थे और उसके बूढ़े माता पिता उसी बेड पर बैठकर आराम से टीवी देख रहे थे। तभी सोनम ने कहा कि अपने नए किराएदारों से मिलिए। प्रिया भी मोनू को लिए वहीं बैठी हुई थी। प्रीतम के माता पिता के सामने थाले में मटर पनीर की सब्जी, खीरे और देसी घी की रोटियां रखी थी। मोनू अपनी दादी की गोद में खेल रहा था। प्रीतम ने 3 सालों के बाद जब अपने माता पिता को देखा तो अपने आंसू रोक न सका। प्रीतम के माँ बाबूजी ने जब अपने बेटे को देखा तो देखते ही फूट फूट कर रोने लगे और बोले, आ गया बेटा, तुम कहाँ चला गया था? 3 साल तक तेरा बहुत इंतजार किया, पर जब नहीं आया तो तुझे ढूंढने के लिए मुंबई शहर तक आ पहुँचे। और तू तो अमेरिका गया था ना, तुझे तो 1 महीने बाद आना था, तो इतना जल्दी कैसे आ गया? प्रीतम कुछ बोलता, उससे पहले ही सोनम बोल पड़ी, आंटी जी, प्रीतम कहीं अमेरिका नहीं गया था, वो तो मैं और प्रिया मिलकर प्रीतम को सही रास्ते पर लाने के लिए नाटक कर रही थी। दरअसल जिस दिन आपने मेरे पति सोमेश को वो फोटो दी थी, उसी दिन हम पहचान गए थे कि प्रीतम ही आपका बेटा है। पर प्रीतम ने कहा था कि वो अनाथ है, लेकिन जब आपने बताया कि 3 साल हो गए मेरे बेटे को मुंबई आए हुए और प्रीतम नाम है, तब हमें यकीन हुआ कि प्रीतम को भी यहाँ पर आए हुए 3 साल हो गए और फिर नाम भी प्रीतम ही है और फोटो भी सेम है। तो इसका मतलब प्रीतम ने प्रिया से झूठ बोलकर शादी की थी कि वो अनाथ है। इसलिए मैंने प्रिया से सब कुछ बता दिया और प्रीतम को सही रास्ते पर लाने के लिए ही प्रिया 3 दिन से प्रीतम के साथ नई नई चाल चल रही थी, ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो कि उसने अपने माता पिता को कितना बड़ा धोखा दिया है। ये सुन दोनों बूढ़े बूढ़ियाँ हैरान हो गई और बोले, बेटा तू अपने जीते जी माँ बाप को ही मार देगा, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। ये कहकर प्रीतम की माँ सरला जी वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने पति से बोली कि चलिए जी, अपने गांव वापस चलते हैं। हम तो बेटे को ढूंढने आए थे, पर हमें क्या पता था कि हमारा बेटा तो हमें 3 साल पहले ही मार चुका था। जैसे ही दोनों बुजुर्ग उठकर जाने लगे तो प्रीतम उनके पैरों में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, अम्मा बाबूजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अम्मा बाबूजी ने उसकी एक ना सुनी और वहाँ से चल पड़े। तभी प्रिया उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ माँ जी, अपने बेटे की सज़ा अपने पोते को मत दीजिए, उसे अपने दादा दादी के प्यार की ज़रूरत है। मेरे कहने पर प्लीज़ आप लोग यहीं रुक जाइए। तभी पीछे से प्रीतम बोला, माँ बाबूजी, आप लोगों को जो सज़ा मुझे देनी है दे दीजिए, लेकिन आप लोग प्लीज़ यहाँ से मत जाइए। तभी प्रीतम का बेटा मोनू अपने दादा दादी के पास आकर उनके पैरों से लिपट गया। अपने पोते का प्यार देखकर सरला जी और उसके पति मना नहीं कर पाते हैं और पुराने गिले शिकवे भुलाकर अपने बेटे बहू के पास रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।